दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सिंचाई यानी कि इरिगेशन के कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम दोस्तों ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी कि दोस्तों खेतों में फसलों को पानी देने के लिए लंबे समय से जिन सोर्सेज का उपयोग लाया जा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, कुएं, झील और नहरों में जो पानी होता है वो हमेशा ज़मीन के या तो स्तर के नीचे होता है या ज़मीन के स्तर के बराबर होता है। तो उसे क्या किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से पानी को ऊपर उठाया जाता है ताकि उस पानी को खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जा सके। और दोस्तों ये जो पानी को ऊपर के लेवल तक ले जाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसके लिए दोस्तों इस मेथड में या तो पशुओं का या फिर मनुष्यों का मजदूर के तौर पे यानी कि लेबर के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। इस वजह से दोस्तों ये जो तरीका होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। पर दोस्तों ये जो तरीका होता है वो किसानों के लिए अधिक मात्रा में लाभकारी नहीं होता। दोस्तों इन वाटर सोर्सेज से पानी को ऊपर ले जाने के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है दोस्तों आपका मोट यानी कि पुली सिस्टम या घिरनी। दूसरा है दोस्तों चैन पंप। तीसरा है ढेकली और चौथा है रहट। दोस्तों साधारण तौर पे पंप का उपयोग पानी को ज़मीन के स्तर से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसके लिए दोस्तों डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का उपयोग और इसके साथ साथ सोलर एनर्जी का उपयोग भी इन पंप को चलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि दोस्तों सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया गया है। पहला है दोस्तों आपका स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि दोस्तों छिड़काव तंत्र। इसका उपयोग दोस्तों असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जल की उपयुक्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, इसमें एक ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत या परपेंडिकुलर पाइप होती है जिसके ऊपरी सिरे पर घूमता हुआ नोजल लगा होता है। और दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र पे देख सकते हो कि ये जो लंबवत या एल आकार के जो पाइप होते हैं ये सीधे मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं। जब दोस्तों पंप की सहायता से मेन पाइपलाइन में जल भेजा जाता है तो वो जल जो होता है वो उस एल आकार के या परपेंडिकुलर पाइप से होते हुआ ऊपर जो नोज़ल लगा होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर वो जो नोज़ल लगा होता है वो घूमता है, जिसकी वजह से वो वाटर जो होता है, वो जो जल होता है वो आसपास के एरिया में छिड़काव हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों ज़मीन में जो पानी की जो अधिक मात्रा जो वेस्ट होती है उससे वो बहने से बच जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सिस्टम जो होता है वो सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली जो मिट्टी होती है उन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। दोस्तों सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सिस्टम है सिंचाई का उसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इस स्थिति में दोस्तों जल को बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिराया जाता है। दोस्तों ये जो ड्रिप सिस्टम है ये उन पौधों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं जिसमें फल आते हैं। बूंद बूंद पानी डालने से दोस्तों जो जल होता है वो वेस्ट नहीं होता। और दोस्तों ये जो तरीका है ड्रिप सिस्टम का ये सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है जहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स यानी कि दोस्तों वेट्स का अर्थ होता है खरपतवार। खरपतवार मतलब दोस्तों अनावश्यक पौधे जो खेत में फसल के साथ उग जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन या उनसे बचाव। दोस्तों खरपतवार को रिमूव करने यानी कि खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं वीडिंग या फिर निराई।
दोस्तों वीडिंग या फिर निराई या फिर इन अनावश्यक पौधों को काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो फसल के जो पौधे होते हैं उनके साथ में ये जो खरपतवार या अनावश्यक पौधे होते हैं ये जल के लिए, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के लिए और जगह के लिए और इसके साथ साथ लाइट के लिए यानी कि सूर्य के प्रकाश के लिए भी ये पूरी तरीके से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश, जो पोषक तत्व, जो जल की मात्रा जो कि किसी फसल के पौधे को मिल रही होती है उसे ये अपने अंदर लेने लगते हैं और ये अनावश्यक होते हैं, जिससे कि जो फसल हम उगाते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ जो फसल होते हैं वो फसल की कटाई के दौरान भी यानी कि हार्वेस्टिंग के दौरान भी बाधा उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ खरपतवार जो होते हैं वो जहरीले यानी कि पॉइजनियस भी हो सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए और इसके साथ साथ मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों ये जो किसान होते हैं वो इन अनवांटेड प्लांट्स यानी कि जो अनावश्यक खरपतवार या कहें वीड्स को रिमूव करने के यानी कि उसे हटाने के कई सारे तरीके अपनाते हैं, ताकि दोस्तों इस खरपतवार पे यानी कि जो वीड्स है उस पे नियंत्रण किया जा सके और उनका ग्रोथ ही ना हो पाए। दोस्तों बीज बोने यानी कि सोविंग से पहले जो जुताई की जाती है यानी कि दोस्तों जो टिलिंग की जाती है, ये अनावश्यक जो खरपतवार जो होते हैं या वीड्स होते हैं उन्हें उखाड़ फेंकने, उन्हें अपरूट करने और इसके साथ साथ दोस्तों इन वीड्स को मारने में मदद करती है। दोस्तों जब जुताई के दौरान ये जो खरपतवार होते हैं या जो वीड्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं तो उससे वो सूखे हो जाते हैं और सूखे हो जाने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो वीड्स होते हैं या खरपतवार होते हैं या कहीं अनावश्यक पौधे होते हैं, इन्हें हटाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है दोस्तों उसे उसके फूल आने से पहले ही उसे काट दो, क्योंकि दोस्तों फूल ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये जो वीड्स होते हैं या जो खरपतवार होते हैं वो फैलते हैं। दोस्तों ज़्यादातर ये जो वीड्स होते हैं या खरपतवार या कहें अनावश्यक पौधे होते हैं, ये दोस्तों इसे हटाने के लिए जो तरीका होता है वो नॉर्मली हाथ से किया जाता है और इसके लिए दोस्तों उसे जड़ से उखाड़ा जाता है या फिर उसको उसकी जड़ के पास से ही काट दिया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर ये काम जो होता है वो खुरपी नाम का एक हथियार होता है, उसकी मदद से किया जाता है। दोस्तों ये जो वीड्स होते हैं इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यानी जो खरपतवार होते हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी यानी कि दोस्तों वीडीसाइड्स का भी उपयोग किया जाता है, जो कि एक क्या है, केमिकल है। और जैसे कि एक वीडीसाइड है जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है वो है आपका 2,4-D। दोस्तों इस वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी का उपयोग खरपतवार यानी कि अनावश्यक पौधे जो कि खेत में उग जाते हैं उन्हें मारने के लिए या नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों इस वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है दोस्तों कि ये खरपतवार को तो नष्ट करता है पर फसलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों इस वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी को जल की पर्याप्त मात्रा के साथ घोल करके स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र के माध्यम से खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी का छिड़काव खरपतवार में फूल और बीज आने से पहले ही किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो खरपतवार नाशी होते हैं ये काफ़ी जहरीले होते हैं, जिसका कि दोस्तों किसानों के स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों किसानों को इस रसायन का छिड़काव जिसे हम वीडीसाइड या खरपतवार नाशी कहते हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय दोस्तों उन्हें अपने नाक और मुंह को किसी मास्क से या फिर किसी कपड़े के टुकड़े से ढक करके ही करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जैसा कि इस चित्र में बताया गया है हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई के बारे में। दोस्तों जब फसल पूरी तरीके से पक जाता है
यानी कि मैच्योर हो जाता है तो उसे जो काट दिया जाता है इसे हम कहते हैं फसलों की कटाई या फिर हार्वेस्टिंग। दोस्तों, हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों की कटाई के दौरान या तो फसल को उसके जड़ के समीप से काटा जाता है या तो उसे उखाड़ लिया जाता है। साधारण तौर पे दोस्तों, जब भी किसी फसल को उगाया जाता है तो उसके पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। दोस्तों, ज़्यादातर हमारे देश में जो फसल की कटाई की जाती है वो हाथ से की जाती है और जिसके लिए सिकल या फिर दराती का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, यही हार्वेस्टिंग या कटाई जब किसी मशीन के द्वारा की जाती है तो उस मशीन को हम कहते हैं हार्वेस्टर। और दोस्तों, जब फसल कट जाती है तो अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है, यानी कि चाप से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। और दोस्तों, इसके लिए जो मशीन उपयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं कंबाइन, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। दोस्तों, इसे कंबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 काम करता है। यह थ्रेशर का भी काम करता है और दूसरा होता है आपका हार्वेस्टर का भी काम करता है। दोस्तों, साधारण तौर पे जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वो भूसे से अनाज को फटक करके अलग करते हैं, जिसे हम कहते हैं विनोइंग। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, इसके बाद बताया गया आपका स्टोरेज यानी कि भंडारण यानी कि इकट्ठा करना। दोस्तों, जो फसल होती है उसमें जो भूसा निकलता है उसमें से अनाज को अलग कर लिया जाता है और उस अनाज को इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज या भंडारण। दोस्तों, अनाज का भंडारण यानी कि उसे इकट्ठा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, जब किसी अनाज को लंबे समय तक स्टोर करके यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है तो उससे मॉइस्चर यानी कि नमी, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े, रैट्स यानी कि चूहे और इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से बचा करके रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, फसल जितना ताज़ा होता है, जितना फ्रेश होता है, उसमें नमी या मॉइस्चर उतने ही ज़्यादा होते हैं। यदि दोस्तों हम ताज़े कटे हुए अनाज के जो बीज होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही बिना सुखाए हुए यदि इकट्ठा कर दें, उन्हें स्टोर कर दें, तो दोस्तों या तो वे खराब हो जाएंगे या स्पॉइल हो जाएंगे, या तो वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उन पे हमला हो जाएगा, यानी कि उससे भी वो खराब हो जाएंगे। और दोस्तों, जब वे खराब हो जाएंगे तो वे अपने अंकुरित होने की क्षमता भी खो देंगे। इसलिए दोस्तों, किसानों के द्वारा अनाज को इकट्ठा करने से पहले उसे सूर्य के प्रकाश में बहुत ही अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ताकि दोस्तों अनाज में जितनी भी नमी है, जितनी भी मॉइस्चर है, वो पूरी तरीके से कम हो जाए। दोस्तों, अनाज को पूरी तरीके से सुखाना, जो अनाज में जो कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, पीड़क यानी कि पेस्ट लगते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों उसमें जो फंगी यानी कि फंगस लगते हैं, उनसे रोकता है। इसलिए दोस्तों, हमारे जो किसान होते हैं वो अनाज को या तो जूट के बड़े बड़े बोरों में रखते हैं या फिर दोस्तों धातु के बड़े बड़े डब्बे, जिसे हम इंग्लिश में मेटलिक बिन कहते हैं, ऐसे डिब्बे आपने अपने घर में देखा होगा जिसमें अनाज को रखा जाता है। आमतौर पे दोस्तों आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अनाज को उसमें लगने वाले कीड़े से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां रखी जाती है। और यदि दोस्तों यही अनाज यदि बड़े मात्रा में हो जाए, जैसे कि अनाज का जो गोडाउन होता है या फिर बोल सकते हैं गोदाम होता है, वहाँ पे जो अनाज होते हैं, तो वहाँ पे अनाज को कीड़े लगने के लिए उसमें पीड़क यानी कि पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसमें विशेष प्रकार की केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि रासायनिक सुरक्षा की जाती है, ताकि दोस्तों अनाज को ऐसे पेस्ट यानी कि ऐसे जीव जो अनाज को हानि पहुंचाते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो कि अनाज को नष्ट करते हैं, उनसे बचाया जा सके। इसके बाद दोस्तों इस लेसन के एंड में बताया गया है कि घरों में या फिर फॉर्म्स में जो पशु पाले जाते हैं उन्हें विशेष प्रकार की देखभाल और उनके रहने के स्थान यानी कि आवास
और उनके भोजन की आवश्यकता को पूरा करना होता है। और दोस्तों, जब ये बड़ी मात्रा में किया जाता है पशुओं को पालना, तो उसे हम कहते हैं पशुपालन, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एनिमल हस्बेंड्री। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।